आज के इस वीडियो में हम जानेंगे +2 अकाउंटेंसी के चैप्टर कंपनी अकाउंट, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की इम्पोर्टेंट थ्योरी। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं ऋण पत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ ए डिवेंचर। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण है, क्योंकि यह कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्र में अंकित मूल्य, ब्याज दर, मूल राशि का भुगतान, ऋण पत्र की अवधि तथा शोधन की शर्तों का विशेष उल्लेख होता है। यह ऋण पत्रधारी और कंपनी के मध्य अनुबंध का कार्य भी करता है। तो सबसे पहले है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र क्या हुआ? एक डॉक्यूमेंट हुआ। कैसा डॉक्यूमेंट? रिटन। जिसको कौन लिख रहा है? कंपनी लिख रही है। अब कंपनी क्या लिखेगी उसमें कि कितने जो है पैसा लिया गया है और कितना ब्याज देना है, और जो मूल राशि का जो है भुगतान कब करना है, उसकी अवधि क्या है, और किन किन शर्तों के अधीन जो है उनका भुगतान होना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम? ऋण पत्र। तो ऋण पत्र हुआ कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है। और जो कंपनी, अब कंपनी जो है वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो वो नेचुरल पर्सन की तरह साइन नहीं कर सकती। तो वो अपनी सार मुद्रा, कॉमन सील, मोहर का क्या करती है? इस्तेमाल, और उसके अधीन वो क्या कर देती है? जारी। तो ये जो ऋण पत्र है ये एक कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का कार्य भी करता है। किसके बीच में? ऋण पत्रधारी जिसने पैसा दिया है और कंपनी जिसने पैसा लिया है। ठीक है, तो ये बता दिया। अब मीनिंग से ही निकलती हैं आगे फीचर्स। तो हम अब करते हैं डिस्कस फीचर्स को। तो फर्स्ट है ऋण पत्र ऋण का एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण है। तो पहला हो गया विशेषता ये कि ऋण पत्र क्या होता है? कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण। ठीक, एक फीचर ये है इसकी। दूसरी है ऋण पत्र को कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें क्या लगती है? कंपनी की मोहर। तो इसके तहत इसको जारी किया जाता है। किसको जारी किया जाता है? जिसने ऋण पैसा दिया है ऋण पत्रधारी को। थर्ड फीचर इसकी, इसमें उस समय अवधि को दर्शाया जाता है जिसके पश्चात कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि का पुनर्भुगतान किया जाता है। और इसमें उस अवधि को भी दर्शाया जाता है कि जितने अवधि के बाद क्या होगा, फिर जो उधार ली गई है पैसा ऋण पत्रधारी से, उसका कब भुगतान किया जाता है, तो उसको भी इसमें दर्शाया जाता है। तो थर्ड फीचर ये होगी। नेक्स्ट है ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज का भुगतान प्रायः 6 महीने के पश्चात किया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है कि ऋण पत्रधारी को क्या मिलता है? ब्याज, निश्चित दर से ब्याज मिलता है, और वो ब्याज प्रायः 6 महीने के पश्चात जो है दिया जाता है। 6 महीने का दिया जाता है, और यह ब्याज जो है चाहे लाभ हो चाहे हानि, यह दिया जाता है। तो जो ब्याज है वो क्या है? एक चार्ज है कंपनी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है ऋण पत्र प्रायः कंपनी की संपत्तियों पर चल बंधक के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जो डिवेंचर हैं वो आपके सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड कैसे रहते हैं? क्योंकि जब भी कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है, किसको? डिवेंचर होल्डर को, तो वो अपनी संपत्ति मॉर्गेज रखती है, बंधक रखती है। अगर कंपनी जो ऋण पत्रधारी है उसका ब्याज की राशि अगर नहीं चुकाती है, अगर उसका मूल राशि चुकाने में असमर्थ रहती है, तो जो ऋण पत्रधारी है तो उसके पास जो कंपनी की बंधक संपत्ति है उसको बेच करके क्या कर सकता है? अपना ब्याज की राशि या मूल प्राप्त कर सकता है। तो ऋण पत्र क्या होते हैं? सिक्योर, सुरक्षित होते हैं, जबकि अंश जो है वो आपके सुरक्षित नहीं होते। नेक्स्ट फीचर है ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा लिए गए ऋण पूंजी भी कहा जाता है। तो जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो इसको हम जो है ऋण पूंजी भी हम जो है इसको कहते हैं। एक फीचर ये भी है। इसके बाद ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। एक फीचर है कि जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर्स, लेनदार होते हैं। नेक्स्ट फीचर है ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य या कटौती या प्रीमियम पर किया जा सकता है। जो डिवेंचर है उनको हम एट पार भी बेच सकते हैं, एट डिस्काउंट में भी बेच सकते हैं, और एट प्रीमियम में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट है एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है।
तो जब कंपनी के पास पैसा हो जाता है तो वो अपने डिवेंचरों को क्या कर सकती है, खुद विक्रय कर सकती है ओपन मार्केट से। तो ये हमने डिस्कस कर ली इसकी फीचर्स। अब हम देखते हैं ऋण पत्रों का वर्गीकरण या उसके प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहला है सुरक्षित और असुरक्षित, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड होते हैं वो जब कंपनी अपनी संपत्ति क्या कर देती है, मोर्टगेज बंधक रख देती है, ठीक है, किसके पास, जो आपके डिवेंचर होल्डर है उसके पास, तो हो गए सुरक्षित। और जब कंपनी जब ऋण पत्रों को जारी करती है और अपनी संपत्ति को बंधक नहीं रखती तो वो हो गए असुरक्षित। जब कंपनी ने अपनी संपत्ति को बंधक रखा है तो वो सुरक्षित ऋण पत्र हो गए। जब कंपनी ने अपनी संपत्ति को बंधक नहीं रखा है, मोर्टगेज नहीं रखा है, तो हो गए असुरक्षित। फिर नेक्स्ट है शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय होते हैं रिडीमेबल और अशोधनीय इरिडीमेबल। तो शोधनीय होते हैं जिनका जो पैसा है, जो ऋण लिया हुआ है, वो कंपनी अपने जीवन काल में वापिस कर देती है, वो शोधनीय। और जिनका पैसा कंपनी अपने जीवन काल में वापिस नहीं करती वो हो गई अशोधनीय। फिर आ जाता है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो परिवर्तनीय होते हैं जो ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित हो सकते हैं, जिनको विकल्प दिया है कि अगर आप अंशधारी बनना चाहें तो आप बन सकते हैं, वो हो गए परिवर्तनीय। और अपरिवर्तनीय होते हैं जो ऋण पत्र अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते, जिनको यह अधिकार नहीं मिलता, वो होते हैं अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है पंजीकृत और अपंजीकृत। तो अपंजीकृत को हम वाहक ऋण पत्र भी बोलते हैं, बेयरर डिवेंचर भी बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड और बेयरर डिवेंचर। तो रजिस्टर्ड होते हैं ऐसे ऋण पत्र जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में अंकित होता है और कंपनी इन्हीं को ही क्या करती है, फिर भुगतान करती है। और अपंजीकृत या वाहक ऋण पत्र ऐसे होते हैं जिनका नाम कंपनी अपने रजिस्टर में नहीं लिखती है, वो होते हैं वाहक। और इनका भुगतान जो है किसी को भी हो सकता है। पंजीकृत में भुगतान उन्हीं का होगा जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में है और इसका भुगतान किसी को भी हो सकता है। अब अगला है शून्य दर एवं विशिष्ट दर ऋण पत्र। तो शून्य दर ऋण पत्र क्या होते हैं, ऐसे ऋण पत्र जिन पर जो आपकी ब्याज की दर है वो अंकित नहीं होती, ठीक है। और विशिष्ट दर ऋण पत्र होते हैं जिनमें ब्याज की दर क्या होती है, अंकित रहती है, ठीक है। तो ये जो शून्य दर जो ऋण पत्र होते हैं इनको अंकित मूल्य से बड़े कम मूल्य के ऊपर क्या कर दिया जाता है, निर्गमित कर दिया जाता है और अंकित मूल्य के बराबर की राशि के बराबर इनको भुगतान कर दिया जाता है। तो जितने का जारी किया और उस मूल्य को हम अंकित मूल्य से लेस करेंगे और इस तरह इसमें ब्याज की गणना की जाती है। और विशिष्ट दर हो गए जैसे 10% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, 8% डिवेंचर। तो ये जो 8%, 10% और 15% है ये होती है विशिष्ट दर, मतलब इस दर से इनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। तो प्रथम ऋण पत्र होते हैं वे ऋण पत्र जिनको पहले क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है, वो हो गए प्रथम। और द्वितीय होते हैं जिनको प्रथम के बाद भुगतान किया जाता है, वो होते हैं द्वितीय ऋण पत्र। तो ये हमने डिस्कस कर लिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अब एक और होता है सहायक ऋण पत्र। तो सहायक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मुख्य प्रतिभूति के साथ साथ अतिरिक्त या सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं। यदि कंपनी ऋण का भुगतान नहीं करती है और मुख्य प्रतिभूति कम पड़ जाती है तो ऋण देने वाली संस्था ऋण पत्रधारी के रूप में अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो सहायक जो ऋण पत्र है वो मतलब आपके क्या होते हैं, जब भी कंपनी ऋण लेती है, बैंक से ऋण लेती है, तो सबसे पहले मोर्टगेज बंधक रखी जाती है, जो मुख्य प्रतिभूतियाँ होती हैं वो रखी जाती है। अगर वो कम पड़ जाए तो फिर एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी डिवेंचर्स को भी गिरवी रखा जा सकता है, ठीक है। तो वो हो गए। और जब कंपनी जो है जो ऋण लिया है उसका भुगतान करने में असमर्थ रह जाती है तो पहले पहले जो मुख्य प्रतिभूति है उनको बेचा जाता है। अगर फिर कम पड़ जाए तो उनके ऊपर जो है अधिकार किसका हो जाता है, वो बैंक वाले का या जो वित्तीय संस्था है उनका अधिकार हो जाता है। तो सहायक ऋण पत्र होते हैं जो ऋण लेने के लिए मुख्य प्रतिभूति के साथ गिरवी रखे होते हैं, ये इशू नहीं किए होते हैं, ये गिरवी रखे होते हैं। और इनके ऊपर अधिकार कब हो जाता है, जब कंपनी ने जो ऋण लिया है उसका वो भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो फिर उनके ऊपर अधिकार वित्तीय संस्थाओं या बैंकों का हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे जो है हम देखते हैं ऋण पत्रों को निर्गमित करने के विभिन्न तरीके। तो मोड्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, तो फर्स्ट है
इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, एक हम जो ऋण पत्र है उनको जारी करते हैं कैश को कलेक्ट करने के लिए। जैसे हम शेयर्स को जारी करते हैं ना कैश को कलेक्ट करने के लिए, वैसे ही हम ऋण पत्रों को जारी करते हैं कैश को कलेक्ट करने के लिए। और सेकंड होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन। तो कई बार क्या करती है, जैसे जब ऋण पत्र संपत्तियों, कॉपीराइट इत्यादि के लिए विक्रेता या आपूर्तिकर्ताओं को निर्गमित किए जाते हैं तो इसे रोकड़ के अतिरिक्त ऋण पत्रों का निर्गमन कहा जाता है। तो जो इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या हुए, जब हम डिवेंचर्स को इशू करेंगे किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, जब हम डिवेंचर को इशू करेंगे कॉपीराइट को खरीदने के लिए, या हम डिवेंचर को इशू करेंगे किसी बिजनेस को ही खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और थर्ड होते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आपको मैंने यहाँ भी समझा दिया, जो सहायक ऋण पत्र होते हैं तो उस रूप में भी हम कर सकते हैं। तो सहायक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा अतिरिक्त या सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है। तो सहायक प्रतिभूति के रूप में मतलब ये ऋण लेने के लिए हम सहायक जो मतलब मेन जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसके साथ हम इसको भी गिरवी रख सकते हैं, ठीक है। तो होते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटीज़। तो ये हमने पढ़ लिया इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो एक हम कैश के लिए करते हैं, एक हम एसेट्स को खरीदने के लिए, बिजनेस को खरीदने के लिए, कॉपीराइट्स वगैरह खरीदने के लिए हम करते हैं, और तीसरा हमने जब लोन लेना है तो उसके लिए गिरवी भी हम इनको रखते हैं, मॉर्टगेज भी कराते हैं। अब आगे जो हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के क्या क्या लाभ हैं। तो ऋण पत्रों से एक विनियोजकों को जिन्होंने लिए हैं उनको भी फायदा होता है और कंपनी दोनों को ही क्या होते हैं लाभ। तो सबसे पहले हम देखते हैं विनियोजकों को जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ऋण पत्र लिए हैं कंपनी के। तो सबसे पहला लाभ है कि स्थायी एवं नियमित आय। एक तो उनकी जो इनकम है वो हो जाएगी बिल्कुल रेगुलर और बिल्कुल फिक्स होगी, क्योंकि उनको जो है ब्याज मिलता ही मिलता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि। और सेकंड होता है अधिक सुरक्षित विनियोग, ये सुरक्षित है। अब कैसे सुरक्षित, अगर कंपनी जो इनका ब्याज नहीं देती है या मूल वापस नहीं करती है तो ये जो कंपनी ने इनके पास संपत्तियां मॉर्टगेज करवाई होती है उनको बेच करके भी अपना ब्याज या मूल राशि ले सकती है। और अधिक तरलता, अधिक तरलता का मतलब होता है कि जैसे किसी ने डिवेंचर लिए हैं तो वो दूसरे को क्या कर सकता है, डिवेंचर को बेच सकता है। तो एकदम कोई दूसरा भी क्या कर लेगा, उस डिवेंचर को खरीद लेगा। तो इसमें लिक्विडिटी होती है, मतलब इसको कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक फ़ायदा भी होता है कि परिवर्तन का अधिकार। तो जब चाहे तो आप जो डिवेंचर्स हैं विनियोजक वो अंशों में भी क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक अधिकार भी होता है। अब हम देखते हैं कंपनी को क्या लाभ है जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है। तो सबसे पहला हो गया प्रबंधकीय क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं। तो जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हुए हैं तो डिवेंचर्स होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो कंपनी जो है अपने हिसाब से क्या कर सकती है, मैनेजमेंट कर सकती है। दूसरा जो है वित्त का सस्ता साधन। तो जो डिवेंचर्स है इसके ऊपर जो ब्याज की दर होती है वो होती है बड़ी कम, तो एक क्या है ये वित्त का सस्ता साधन है। इसके बाद जो है संपत्तियों पर अधिकार से साख में कमी। अब एक मतलब जैसे ये भी होता है कि जब मतलब जैसे जो है संपत्ति जो है कंपनी जब गिरवी रखती है ना तो उससे क्या हो जाता है, उसकी साख में भी क्या आती है कमी। इसके बाद हो जाता है एक कर लाभ। तो जब कंपनी जो है डिवेंचर्स को इशू करती है तो इनसे कंपनी को क्या होता है, कर लाभ भी होता है। तो ये जो पॉइंट है संपत्तियों पर अधिकार से साख में कमी, ये कंपनी का फायदा नहीं, ये कंपनी का क्या है नुकसान। तो इसको मैं समझा देता हूँ। तो जब मतलब कंपनी अपनी संपत्तियों को मॉर्टगेज रखती है, बंधक रखती है, तो इससे उसकी साख में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ये कंपनी का फायदा नहीं है, ये कंपनी का क्या है, नुकसान है। तो फायदे क्या हुआ, एक तो प्रबंधकीय क्रियाएं, मतलब कंपनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, एक सस्ता साधन है, और एक टैक्स बेनिफिट भी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले कंपनी जो है ब्याज देती है, ब्याज के बाद जो होता है राशि उसके ऊपर क्या देती है, टैक्स। तो इसलिए कम टैक्स पड़ता है तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट भी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन, कैसे कैसे हम इसको इशू कर सकते हैं। तो ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर किया जा सकता है। तो सममूल्य पर निर्गमित ऋण पत्र उसे कहा जाता है जब ऋण पत्र का विक्रय इसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। तो
जो डिवेंचर है उसकी फेस वैल्यू होती है, अंकित मूल्य होता है, उस अंकित मूल्य में हम इशू कर दे, उसको बोलते हैं हम सम मूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन। अब प्रीमियम पर क्या होता है, प्रीमियम पर निर्गमित ऋण पत्र उसे कहा जाता है जब इसका मूल्य साधारण मूल्य या अंकित मूल्य से अधिक होता है। तो जब हम डिवेंचर्स को उसके अंकित मूल्य से अधिक के ऊपर क्या कर देते हैं, निर्गमित, जैसे 10 है अंकित, हम उसको 12 में बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम पर। और कटौती में क्या होता है, जब ऋण पत्र को उसके अंकित मूल्य से कम दर पर जारी किया जाता है तो ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। तो जैसे जो फेस वैल्यू है उससे हम कम के ऊपर क्या कर देंगे, निर्गमित। 10 का डिवेंचर है उसको हम 8 में बेच देंगे, तो उसको बोलेंगे हम ऋण पत्रों का बट्टे पर या कटौती पर निर्गमन। अब आगे जानते हैं हम ऋण पत्रों का शोधन, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है। तो ऋण पत्रों के शोधन का आशय कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना है। तो शोधन का मतलब होता है पैसे का वापिस करना। जो डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया हुआ है, जो ऋण लिया है, उसका क्या कर देना, भुगतान, उसको बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। तो ऋण पत्रों के शोधन का आशय कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना है, जो पैसा लिया उसको वापिस करना। अब आगे जानते हैं ऋण पत्रों के शोधन के वित्तीय स्रोत या साधन, मतलब इसके स्रोत कहाँ कहाँ से हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा जब हमने पैसा वापिस करना है। तो ऋण पत्रों के शोधन के निम्नलिखित स्रोत हैं। सबसे पहला है पूंजी में से शोधन करना, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो जो पैसा है वो पूंजी में कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। जब ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाए तो इसे पूंजी में शोधन कहा जाता है। इस स्थिति में ऋण पत्रों के भुगतान की राशि से कंपनी की संपत्तियां कम हो जाती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋण पत्र शोधन संचय खाते का निर्माण नहीं किया जाता है। तो जब कंपनी क्या करती है, पैसा वापस पूंजी में से ही कर दे, कैपिटल में से ही कर दे, उसको बोलते हैं हम ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन। तो इससे जो कंपनी की संपत्तियों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते इसके लिए जो है डिवेंचर रिडम्पशन फंड को बनाने की जरूरत नहीं होती है जब पूंजी में से करना है। परंतु कंपनी अंश पूंजी एवं ऋण पत्र नियम 2014 सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन पूर्णतया पूंजी में से नहीं कर सकती। फिर एक गाइडलाइन है जो 2014 सेबी की गाइडलाइन है कि जो कंपनी है वो पूरी का पूरा शोधन, पूरा पैसा वापस पूंजी में से नहीं कर सकती है, तथा ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम 10% में से भुगतान करना आवश्यक है। तो जब भी जैसे जो है पेमेंट करेंगे अंकित मूल्य से 10% से कम, वो किस में से करना पड़ेगा, लाभों में से। ठीक है ना। तो 10% जो है उसको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा लाभों में से, मतलब पूर्णतया वह पूंजी में से शोधन नहीं कर सकती है। कम से कम उसको 10% जो है लाभों में से जो हो रहे हैं उसमें से उसको भुगतान करना क्या है, आवश्यक है। अब दूसरा हो जाता है लाभों में से शोधन करना। तो पहला तो हो गया ना पूंजी में से, तो पूंजी में 100% नहीं कर सकती है, 10% लाभों में से बचा करके शोधन करना पड़ता है, मतलब पैसा वापिस। अब दूसरा होता है सोर्स के, वो लाभों में से शोधन कर सकते हैं। तो जब लाभ का एक भाग ऋण पत्रों के शोधन में प्रयोग किया जाता है तो इसे लाभ में से शोधन कहा जाता है। कंपनी अंश पूंजी एवं ऋण पत्र नियम 2014 तथा सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्गमित ऋण पत्रों की राशि के अदत ऋण पत्र का 10% नए संशोधन नियम के अनुसार के बराबर की राशि लाभ हानि अधिक्य विवरण से ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी होगी। यह हस्तांतरण विमोचन पूर्व करना होगा। तो बता दिया कि लाभों में से अगर आपने शोधन करना है तो लाभों में से जो 10% है वो क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है ये आपको विमोचन का मतलब होता है शोधन, शोधन से पहले मतलब आपको जो है डिबेंचर रिडम्पशन फंड में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो पहला हो गया आपका पूंजी में से शोधन, दूसरा हो गया लाभों में से शोधन, ये हो गया सोर्स, और तीसरा अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी ने कंपनी के डिबेंचर लिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जब रिडम्पशन की बारी आई, उसका पैसा वापस करने की बारी आई, तो हम उसको नए शेयर्स दे सकते हैं या नए डिवेंचर दे सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं हम न्यू डिवेंचर और शेयर्स में, तब भी फिर हम जो है उसका शोधन कर सकते हैं। और फोर्थ है
अंशों ऋण पत्रों के नए निर्गमन से प्राप्त राशि से। ये हमने ऐसा किया कि जिन ऋण पत्रों का हमने जो है पैसा वापस करना है, तो हम ऐसा करेंगे कि नए ऋण पत्र जारी करेंगे और लोगों को वहाँ से जो हमारे को कैश आएगा वहाँ से हम जो है उन पुराने ऋण पत्रों का कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से। या हम ऐसा कर सकते हैं जो कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम बेच सकते हैं, वहाँ से जो पैसा आएगा वहाँ से भी हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये हो गई 5 जो है आपकी ऋण पत्रों के शोधन के वित्तीय स्रोत। तो पहला हो गया पूंजी में से, दूसरा लाभों में से, तीसरा हो गया उनको ही कन्वर्ट करके या दूसरों को नए जारी करके और वहाँ से जो पैसा आएगा उनको भुगतान करके, या स्थायी संपत्तियों को बेच करके जो पैसा आएगा उससे भी हम उनका भुगतान कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। तो कैसे कैसे हम जो है मेथड्स कौन कौन से रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के, तो एक है एक मुश्त लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा है किस्तों में, तीसरा है खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके, और चौथा है अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। तो ये 4 जो है मेथड है शोधन की विधियां। तो ऐसे ऐसे हम कंपनी क्या कर सकती है, पैसा वापस कर सकती है। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो पहला है एक मुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट मेथड क्या है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी ऋण पत्र की अवधि की समाप्ति पर ऋण पत्र धारक को निर्गमन की शर्तों के अनुसार एक मुश्त पूरी राशि का भुगतान करती है। तो लमसम में क्या हुआ कि जैसे ही अवधि की समाप्ति हुई तो उनके पूरी की पूरी राशि जो है एक ही बार में क्या कर दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी। ठीक है। और सेकंड है किस्तों में भुगतान, एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। इस विधि में ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में ऋण पत्र की अवधि तक प्रति वर्ष के अंत में किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हर साल थोड़ा थोड़ा जो है क्या किया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। और कब तक पेमेंट होती रहेगी, जब तक उसकी अवधि समाप्त नहीं हुई होती। तो किस्तों में भी मतलब जैसे जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। और थर्ड हो गया खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके। तो जब एक कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निवेश के रूप में या बाद में निरस्त करने के उद्देश्य से खरीदती है, तो इसे खुले बाजार में क्रय विधि से ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। तो एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसको जरूरत होती है तो वो कंपनी को क्या करता है, डिवेंचर्स क्या करता है, बेचता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कई बार खुद भी ओपन मार्केट से अगर कोई बेच रहा है तो वहाँ से वो क्या कर लेती है, खुद खरीद लेती है। ठीक है। तो एक तो निवेश करने के उद्देश्य से भी खरीदती है या बाद में निरस्त करने के उद्देश्य से भी खरीदती है। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इससे उसका जो प्रभार है, जो ब्याज है, जो कंपनी ब्याज दे रही है, उसका खर्चा क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों को खुद भी कंपनी क्या कर लेती है, खरीद लेती है। और नेक्स्ट है अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। तो इस विधि के अंतर्गत कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित करके शोधन कर सकती है। तो इसमें क्या करेंगे कि नए डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे, दे देंगे। तो इस तरह भी कंपनी क्या कर सकती है, शोधन कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर ली डिवेंचर्स की थ्योरी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।